जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल सूरज सोनी मैथ एकेडमी में। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, हम हाई स्कूल के लिए अर्थात कक्षा 10 के लिए अनसॉल्व पेपर सॉल्व कर रहे थे। दोस्तों, हमने अनसॉल्व पेपर 2022 का सेट 1 शुरू किया था, जिसका कोड है 822 AV, जो कि गणित कक्षा 10 का है और यूपी बोर्ड का है। दोस्तों, इस अनसॉल्व पेपर से रिलेटेड 2 अन्य भाग अर्थात 2 अन्य वीडियोज़ बनाए जा चुके हैं। तो अगर आपने उसे नहीं देखा है तो कृपया पहले आप उसे ज़रूर देख लें। दोस्तों, इस अनसॉल्व पेपर का यह भाग 3 है अर्थात तीसरा वीडियो है। इस भाग में दोस्तों हम प्रश्न 7 के सभी प्रश्नों को हल करेंगे। दोस्तों, प्रश्न 7 में 4 प्रश्न दिए गए हैं जो कि आपकी परीक्षा के लिए वेरी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो दोस्तों, प्रश्न 7वें का है, निम्नलिखित समीकरण युग्म को रैखिक समीकरण युग्म में बदलकर हल कीजिए। दोस्तों, हमें 2 समीकरण दिया गया है, पहले हमें इसे रैखिक समीकरण के रूप में बदलना है, तब इसे हल करना है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर क्या है, 5/x-1 प्लस 1/y-2 बराबर 2 तथा 2/x-1 माइनस 1/y-2 बराबर 1/3। तो दोस्तों, रैखिक समीकरण क्या होता है, जो ax प्लस by प्लस c बराबर 0 के रूप का होता है। अर्थात इसमें दोस्तों जो x होता है और जो y अर्थात जो दोनों चर होते हैं वह ऊपर होते हैं, वह नीचे नहीं होते। बट दोस्तों, आप यहाँ देख सकते हैं 5/x-1 अर्थात x नीचे है, y भी नीचे है, x नीचे और y भी नीचे है, तो इसे हमें ऊपर करना है। तो इसे दोस्तों हम कुछ मान लेते हैं। जैसे आप देख सकते हैं 5/x-1 है, तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं ना दोस्तों, 5 गुणे 1/x-1, क्योंकि 5 × 5 हो जाएगा और बटा x-1, और इसे हम क्या लिख सकते हैं, 1 गुणे 1/y-2। ठीक है दोस्तों, क्योंकि 1 × 1/y-2। तो दोस्तों 1/y-2 और 1/x-1 को हम कुछ मान लेंगे। तो इसे अगर हम x मान लेते हैं, कैपिटल X, या फिर आप कह सकते हैं अगर हम इसे a मान लेते हैं तो ये कितना हो जाएगा, 5a, और अगर इसे b मान लेते हैं कितना हो जाएगा, 1b अर्थात b। तो इस प्रकार a और b अर्थात जो चर हैं वो ऊपर आ जाएंगे और यह एक रैखिक समीकरण बन जाएगा। तो दोस्तों, इसका हल कर लेते हैं। तो पहले हम इसे रैखिक समीकरण के रूप में बनाएंगे, इसलिए 1/x-1 को हम मान लेते हैं a है तथा 1/y-2 को हम मान लेते हैं b है। ठीक है दोस्तों, देखिए 1/x-1 यहाँ पर भी है, 1/x-1 यहाँ पर भी है, 1/y-2 यहाँ पर भी है, 1/y-2 यहाँ पर भी है। तो दोस्तों, इसे हम मान सकते हैं समीकरण 1 और इसे मान लेते हैं समीकरण 2। तो a को हमने मान लिया 1/x-1 और b को हमने मान लिया 1/y-2। तो समीकरण 1 से, तो दोस्तों हम समीकरण 1 को किस प्रकार रख सकते हैं, यहाँ पर 5 है और यहाँ पर अपान में क्या है, x-1 अर्थात 1/x-1। तो इसके स्थान पे क्या रख देंगे, a। तो a हो जाएगा 5a प्लस है प्लस यहाँ पर क्या है दोस्तों 1, तो हम 1 लिख लेते हैं, और 1/y-2 को हमने क्या मान लिया है, b। तो 1b लिखिए या फिर केवल b लिख दीजिए, ये भी कितना है, 1b है। और इधर क्या है दोस्तों, बराबर 2, तो बराबर 2 इसे हम मान लेते हैं। समीकरण कितना हो चुका है दोस्तों, 1 2, तो इसे मान लेंगे समीकरण 3। अब इसी प्रकार हम दोस्तों समीकरण 2 को भी रैखिक समीकरण के रूप में बना लेंगे। तो समीकरण 2 से क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर 2 है तो 2 लिख लिया हमने, और 1/x-1 है तो इसके स्थान पे क्या रख देंगे, a। तो हो जाएगा 2a माइनस है माइनस क्या है दोस्तों, 1/y-2। तो 1/y-2 को हमने क्या मान लिया है, b। तो इसके स्थान पे रख देंगे b बराबर क्या है दोस्तों, 1/3। तो 1/3 को हमने नोट कर लिया। कितना समीकरण बन चुका है, 3। तो इसे मान लेंगे 4। अब दोस्तों आप देख सकते हैं ये दोनों क्या है, एक रैखिक समीकरण हैं। तो इसे हम अब हल कर लेते हैं। तो दोस्तों आप जानते हैं रैखिक समीकरण को हल करने की 4 विधियां हैं। तो उन चारों विधियों में से आप कोई भी एक विधि लगा लेंगे तो यह हल हो जाएगा। यहाँ पर दोस्तों हम विलोपन विधि का यूज करेंगे। तो विलोपन विधि में क्या होता है दोस्तों, दोनों समीकरणों में कुछ ना कुछ सेम होना चाहिए। तो यहाँ आप देख सकते हैं यहाँ पर b है, यहाँ पर भी b है, अर्थात दोनों समीकरणों में b सेम है। यहाँ पर क्या है प्लस, यहाँ पर है माइनस, तो दोनों क्या कर देंगे दोस्तों, जोड़ देंगे। जब दोस्तों अलग अलग चिन्ह होते हैं तो हम जोड़ते हैं, जबकि
सेम चिन्ह होते हैं तो हम घटाते हैं। तो लिख लेते हैं समीकरण 3 व 4 को जोड़ने पर। ठीक है दोस्तों, तो समीकरण 3 को हमने पहले लिख लिया 5a + b = 2। अब समीकरण 4 को लिख लेते हैं 2a - b = 1/3। दोस्तों जब हम इसे जोड़ रहे हैं तो कोई भी चिन्ह नहीं बदलेगा, बट अगर घटाते हैं तो चिन्ह बदल जाता, तो ये ऐसा ही रहेगा। आप देख सकते हैं दोस्तों +b - b ये दोनों कट जाएंगे। यहाँ 5 प्लस है और 2 भी प्लस है, तो 5 2a जोड़ेंगे कितना हो जाएगा दोस्तों 7a बराबर, यहाँ पर क्या होगा दोस्तों 2 + 1/3 करना है, तो इसे यहाँ कर लेते हैं 2 + 1/3। ये क्या हो जाएगा दोस्तों भिन्न वाला सवाल हो जाएगा, तो बटा 1 कर सकते हैं। 1 3 का अगर आप एलसीएम अर्थात लासा लेंगे तो कितना आएगा 3। अब हम 1 से अगर 3 में भाग देंगे तो कितना आएगा 3, अंश में गुणा करेंगे 3 दूनी 6, प्लस है प्लस। अब आप अगर 3 का 3 में भाग देंगे तो कितना आएगा दोस्तों 1, 1 से 1 में गुणा करेंगे कितना होगा 1, अर्थात 6 1 7/3। तो आप लिख सकते हैं 2 + 1/3 को जोड़ने पर कितना प्राप्त हुआ 7/3। तो दोस्तों यहाँ से अब हम a का मान निकाल सकते हैं। ये रफ वर्क था दोस्तों, इसे हम मिटा देते हैं। ठीक है दोस्तों, a का मान निकाल लेते हैं तो क्या हो जाएगा, a का मान निकालेंगे 7 यहाँ गुणा में है तो नीचे चला आएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ कर लेते हैं हम इसका हल। तो इसलिए a बराबर क्या होगा दोस्तों 7 नीचे चला आएगा, अर्थात कितना हो जाएगा 7 त्रिक 21। या आप दोस्तों ऐसे भी कर सकते हैं 7 7 दोनों तरफ है तो 7 7 कट जाएगा, तो ऐसे ही कर देते हैं 7 एकम 7 7 एकम 7 1 कट गए। कितना बचा a बचा यहाँ, और दोस्तों यहाँ पर कितना बचा है 1 1/3, अर्थात a बराबर आ गया 1/3। तो दोस्तों हमने a का मान निकाल लिया है। अब हम यदि a के मान को समीकरण 3 या समीकरण 4 में से किसी में भी रख देते हैं तो हमें b का मान प्राप्त हो जाएगा। तो दोस्तों हम रख देते हैं a के मान को समीकरण 3 में रखने पर, तो इसलिए a का मान समीकरण 3 में रखने पर, ठीक है दोस्तों, समीकरण 3 क्या है पहले इसे नोट कर लेते हैं। तो a है 5a + b = 2, तो 2 हमने लिख लिया। a का मान दोस्तों आप देख सकते हैं 1/3 आया है, तो a के स्थान पे रख देंगे 1/3, अर्थात 5। यहाँ पर कुछ नहीं है दोस्तों तो गुणा होता है, 1/3 हमने रख दिया +b = 2। तो दोस्तों गुणा में क्या होता है सीधे सीधे गुणा होता है, तो 5 एकम 5, अब /3 है तो /3 + b = 2। दोस्तों अगर हम b का मान निकालेंगे तो 5/3 को पक्षांतर कर देंगे, यानी उधर चला जाएगा, इधर प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस, अर्थात b बराबर हो जाएगा 2 है 2, ये इधर जाएगा तो -5/3। तो दोस्तों इसका भी क्या कर लेंगे भिन्न वाला सवाल। तो क्या हो जाएगा b बराबर 1 3 का एलसीएम आएगा 3, 1 3 3, अर्थात 1 से अगर 3 में भाग देंगे कितना आएगा 3, 3 दूनी 6, माइनस है माइनस, 3 का 3 में भाग देंगे कितना आएगा 1, 1 से 5 में गुणा करेंगे तो 1 5 5, अर्थात 5 ही आएगा। तो b बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों 6 में से 5 घटा देंगे कितना बचेगा 1, 1/3। तो दोस्तों पहले हमने a का मान निकाल लिया, फिर b का भी मान निकाल लिया है। अब दोस्तों हमने a और b को क्या माना था उसे देख लीजिए। हमने a को माना था 1/x - 1, जबकि b को माना था 1/y - 2। तो दोस्तों हमें फाइनली x और y का मान निकालना है। ठीक है, तो दोस्तों जगह नहीं इसलिए यहाँ पर कर ले रहे हैं। चूंकि a बराबर हमने क्या माना था दोस्तों 1/x - 1, या कह सकते हैं चूंकि 1/x - 1 बराबर क्या है a, या 1/x - 1 बराबर a का मान कितना आया दोस्तों 1/3, तो हमने रख दिया 1/3। अब दोस्तों बराबर में क्या होता है तिर्यक गुणा होता है, तो x - 1 का अगर 1 में करेंगे तो x - 1 ही आएगा, बराबर है बराबर। 3 का अगर आप 1 में करेंगे तो 3 एकम 3 ही होगा। x का मान निकाल लेते हैं, -1 उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों +1, अर्थात 3 + 1, 3 और 1 जोड़ दीजिए दोस्तों कितना होगा 4। इस प्रकार आपका x का मान निकल गया है कितना 4। अब दोस्तों y का भी ऐसे मान निकाल लेंगे b के स्थान पर जो हमने माना था उसे रख करके। तो चूंकि b बराबर क्या हमने माना है दोस्तों 1/y - 2, तो चूंकि 1/y - 2 बराबर क्या है दोस्तों b, या 1/y - 2 बराबर क्या हो जाएगा b का मान कितना है दोस्तों 1/3, तो हमने रख दिया 1/3।
इसका भी दोस्तों तिर्यक गुणा कर देंगे तो y माइनस 2 का 1 में करेंगे y माइनस 2 ही आएगा और 3 एक कम 3 हो जाएगा। तो दोस्तों माइनस 2 इधर है, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस 2। तो y बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों 3 प्लस 2, या y बराबर कितना हो जाएगा 3 और 2 जोड़ेंगे तो 5। तो दोस्तों इस प्रकार हमने x का मान और y का मान निकाल लिया है। x का मान कितना आया 4 और y का मान कितना आया 5। तो दोस्तों हमें क्या कहा था, हल करने के लिए कहा था। हल करने का मतलब है x और y का मान निकालने के लिए कहा था। तो हमने x और y का मान प्राप्त कर लिया है। तो इस प्रकार आप फाइनली लिख सकते हैं, अतः x बराबर 4 तथा y बराबर 5। तो दोस्तों आशा करते हैं प्रश्न आपको समझ में आया होगा। और दोस्तों यह आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अर्थात आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इस प्रकार के प्रश्न हर बार आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों आप इसे अच्छे से समझ लीजिएगा। तो आप इसे पॉज करके नोट कर सकते हैं या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके दोस्तों, आते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 7वें का खा क्या है दोस्तों, एक नाव की शांत जल में चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटा है तथा धारा की दिशा में 12 किलोमीटर जाने तथा धारा के विपरीत 12 किलोमीटर लौटने में 8 घंटे का समय लगता है। अर्थात टोटल जो समय लगता है दोस्तों 8 घंटे का लगता है। धारा की चाल ज्ञात कीजिए। दोस्तों इस प्रकार के प्रश्न में जो पूछा जाता है उसे हम मान लेते हैं। तो दोस्तों इसका हल कर लेते हैं। क्या पूछा है दोस्तों, धारा की चाल ज्ञात कीजिए। तो धारा की चाल को हम दोस्तों मान लेंगे। माना धारा की चाल क्या है दोस्तों, x किलोमीटर प्रति घंटा है। दोस्तों km का मतलब है किलोमीटर प्रति, यश का मतलब क्या है दोस्तों घंटा। तो किलोमीटर प्रति घंटा है, क्योंकि चाल का मात्रक क्या होता है दोस्तों किलोमीटर प्रति घंटा। तो हमें क्या दिया है दोस्तों, एक नाव की शांत जल में चाल, अर्थात शांत जल में नाव तैर रहा है। तो नाव की चाल कितनी है दोस्तों 4 किलोमीटर प्रति घंटा है। अभी ये केवल नाव की चाल दी गई है। धारा की दिशा में, धारा का मतलब है दोस्तों प्रवाह, जो नदी का प्रवाह है उसके बारे में बात की जा रही है। 12 किलोमीटर जाने, अर्थात जब नाव 12 किलोमीटर की दूरी तय करती है, तथा धारा के विपरीत 12 किलोमीटर लौटने में, अर्थात जब नाव धारा के विपरीत दिशा में लौटती है 8 घंटे का समय लगता है। तो टोटल समय कितना लगता है दोस्तों 8 घंटे का। तो हमें धारा की चाल ज्ञात करना है, तो हमने उसे मान लिया है। दोस्तों यहाँ दो चीज़ों के बारे में बात की गई है, एक धारा की दिशा में और एक धारा के विपरीत दिशा में। दोस्तों यदि नाव धारा की दिशा में चलेगी तो जो नाव की चाल है और जो धारा की चाल है दोनों क्या हो जाएंगी दोस्तों, जुड़ जाएंगी, क्योंकि तब चाल बढ़ जाएगी। जबकि यदि नाव धारा की चाल के विपरीत दिशा में चलेगी तो उसकी चाल क्या होगी दोस्तों, घट जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो हम निकाल लेते हैं। इसलिए धारा की दिशा में चाल क्या होगी और धारा के विपरीत दिशा में चाल क्या होगी। तो दोस्तों नाव की चाल कितनी है 4, और हमने धारा की चाल कितना मान लिया है दोस्तों x। अगर दोनों एक ही दिशा में रहेंगे तो हम दोनों को जोड़ देंगे, जबकि अलग अलग दिशाओं में रहेंगे तो क्या करेंगे दोस्तों, नाव की चाल में से धारा की चाल को घटा देंगे। तो दोनों बात की गई है दोस्तों, एक धारा की दिशा में और एक धारा की विपरीत दिशा में। तो दोनों स्थितियों में हम चाल निकाल लेते हैं। इसलिए धारा की दिशा में चाल क्या हो जाएगा दोस्तों, नाव की चाल कितनी है 4 और धारा की चाल कितनी है दोस्तों x। तो दोनों जुड़ जाएंगे क्योंकि एक ही दिशा में है। तो कितना हो जाएगा 4 + x किलोमीटर प्रति घंटा। तथा अब विपरीत की भी बात की गई है दोस्तों, तो विपरीत भी निकाल लेंगे। तथा धारा के विपरीत दिशा में चाल, दिशा में चाल क्या हो जाएगा दोस्तों, नाव की चाल कितनी है 4, जबकि धारा की चाल कितनी है दोस्तों x, और विपरीत दिशा में है तो क्या कर देंगे, घटा देंगे, अर्थात 4 - x क्या हो जाएगा दोस्तों, किलोमीटर प्रति घंटा। अब दोस्तों हमें क्या दिया है, धारा की दिशा में 12 किलोमीटर की दूरी तय करती है तथा धारा के विपरीत दिशा में भी 12 किलोमीटर की दूरी तय करती है। और दोनों दूरियों को तय करने में
कुल जो समय लगता है वो कितना लगता है दोस्तों 8 घंटा। तो हम क्या निकाल लेते हैं पहले दोनों के कारण समय। तो इसलिए क्योंकि दोस्तों हमें क्या दिया है कुल समय दिया है, तो पहले हम धारा की दिशा में चलने के कारण समय निकाल लेंगे और धारा के विपरीत दिशा में चलने के कारण समय निकाल लेंगे, फिर दोनों समयों को जोड़ देंगे। वो किसके बराबर हो जाएगा दोस्तों 8 के। तो इसलिए कितनी दूरी तय की जा रही है दोस्तों 12। तो इसलिए 12 किलोमीटर की दूरी धारा की दिशा में, पहले दोस्तों क्या निकालेंगे धारा की दिशा में तय करने में लगा समय, तय करने में लगा समय क्या हो जाएगा दोस्तों, हम जानते हैं क्या होता है फार्मूला, चाल बराबर होता है दोस्तों दूरी बटा समय। ठीक है दोस्तों, अगर हम समय निकालेंगे, समय यहाँ चला आएगा, चाल नीचे चला आएगा, अर्थात समय का सूत्र क्या हो जाएगा दोस्तों, समय बराबर हो जाएगा दूरी है तो दूरी ही रहेगा बटा चाल यहाँ चला आएगा क्योंकि समय इधर चला आया, तो क्या हो जाएगा दोस्तों दूरी बटा चाल। तो ये क्या है दोस्तों फार्मूला है। तो हम यहाँ पर निकाल रहे हैं समय, तो समय बराबर क्या होगा दूरी बटा चाल। कितनी दूरी तय की जा रही है दोस्तों 12, तो 12 बटा, और धारा की दिशा में, धारा की दिशा में चाल क्या है दोस्तों 4 + x, तो हो जाएगा 12 बटा 4 + x, इतना समय हो गया। ठीक है दोस्तों, अब ऐसे ही निकाल लेंगे 12 किलोमीटर की दूरी धारा के विपरीत दिशा में, क्योंकि धारा के विपरीत दिशा में भी 12 किलोमीटर की ही दूरी तय की जा रही है। तो तथा 12 किलोमीटर की दूरी धारा के विपरीत दिशा में, विपरीत दिशा में तय करने में लगा समय, तय करने में लगा समय क्या हो जाएगा दोस्तों, दूरी कितनी है, समय का फार्मूला वही लगेगा दूरी बटा चाल। तो दूरी कितनी है दोस्तों 12 किलोमीटर ही, इसके लिए भी, बट दोस्तों इसके लिए चाल कितनी है 4 - x, तो विपरीत के लिए घट जाती है, तो कितनी है दोस्तों 4 - x, ये इतना आ गया। अब दोस्तों प्रश्नानुसार कुल समय कितना लग रहा है 8 घंटे का, तो लिखेंगे प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार चूंकि कुल समय कितना दिया है दोस्तों, कुल समय दिया है 8 घंटे। ठीक है दोस्तों, कुल समय का मतलब धारा की दिशा में जो समय लगा और धारा की विपरीत दिशा में जो समय लगा दोनों का योग, अर्थात हम कर सकते हैं इसलिए 12 बटा 4 + x प्लस 12 बटा ये कितना है दोस्तों 4 - x, और कुल समय कितना लगा दोस्तों 8। तो अब दोस्तों इसे हल कर लेते हैं, तो आप देख सकते हैं दोनों में 12 है, अर्थात 12 कॉमन है, तो 12 बाहर निकाल लीजिए। तो 12 अगर बाहर निकालेंगे क्या बचेगा दोस्तों 1 बटा 4 + x, और यहाँ प्लस है प्लस, यहाँ पर भी 1 बचेगा 1 बटा 4 - x, बराबर क्या है दोस्तों 8, तो बराबर 8। अब दोस्तों 12 क्या चला आएगा नीचे चला आएगा, तो इसे इधर हल कर लेते हैं दोस्तों, 12 नीचे चला आएगा अर्थात 8 बराबर 12 नीचे चला आएगा अर्थात 8 बटा 12 हो जाएगा। और दोस्तों इसका क्या हो जाएगा भिन्न का सवाल, तो एलसीएम क्या आएगा 4 + x 4 - x, लिख लेते हैं 4 + x और 4 - x। अब दोस्तों भिन्न वाले सवाल में हम क्या करते हैं हर का हर में भाग देते हैं, तो 4 + x 4 + x कट जाएंगे, क्या बचेगा दोस्तों 4 - x, इसका ऊपर गुणा हो जाएगा 1 में, तो कितना आएगा दोस्तों 4 - x। अब दोस्तों यहाँ पर प्लस है तो हमने लगा दिया प्लस, फिर क्या है दोस्तों 4 - x, अर्थात इस हर का इसमें भाग देंगे तो 4 - x कट जाएगा, क्या बचेगा 4 + x, इसका अगर ऊपर 1 में गुणा करेंगे कितना आएगा दोस्तों 4 + x, और इधर क्या है दोस्तों 8 है तो 8 हो गया बटा, ये दोस्तों नीचे चला आएगा अर्थात 8 बटा 12 हो जाएगा। दोस्तों आप इसे ऐसे भी हल कर सकते हैं कि नीचे का नीचे हमने गुणा कर दिया तो क्या हुआ 4 + x 4 - x, और इसका तिर्यक गुणा कर दिया, 4 - x का 1 में किया तो कितना आया दोस्तों 4 - x, फिर 4 + x का 1 में किया तो कितना आया 4 + x, तो ऐसे भी आप समझ सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ आप देख सकते हैं +x और -x ये दोनों कट जाएंगे,
और 4 भी प्लस है, 4 भी प्लस, तो 4 4 कितने हो जाएंगे दोस्तों 8। तो 4 4 हमने जोड़ दिया, हो गया 8। और दोस्तों यहाँ पर कौन सा फार्मूला लगेगा, a प्लस बी ए माइनस बी। क्या होता है दोस्तों, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अर्थात पहले का स्क्वायर तो क्या हो जाएगा 4 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अर्थात x का स्क्वायर, बराबर क्या है दोस्तों 8/12, तो 8/12। तो दोस्तों यदि बराबर में रहता है तो सीधे सीधे कट जाते हैं, यानी 8 एकम 8, 8 एकम 8 कट जाएंगे। तो क्या बचा दोस्तों 1 बटा, लिख सकते 1 बटा कितना हो जाएगा 4 चौको 16 और माइनस एक्स स्क्वायर बराबर, यहाँ क्या बचा दोस्तों 1/12। तो इसका तिर्यक गुणा हो जाएगा, 12 का 1 में करेंगे 12 आएगा और 16 माइनस एक्स स्क्वायर का 1 में करेंगे कितना आएगा दोस्तों 16 माइनस एक्स स्क्वायर। लिख लेते हैं, तो 16 माइनस एक्स स्क्वायर का हमने 1 में किया तो इतना ही आएगा बराबर 12 एकम 12। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं 16 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 12 है। तो 16 क्या है अचर, अचर को उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों माइनस एक्स स्क्वायर बराबर, ये 12 है 12, 16 इधर आएगा दोस्तों क्या हो जाएगा माइनस 16, या माइनस एक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा 16 में से 12 घटाएंगे कितना बचेगा दोस्तों माइनस 4। यहाँ देखिए माइनस माइनस कट जाएगा तो कितना है दोस्तों एक्स स्क्वायर बराबर 4। अगर हम एक्स का मान निकालेंगे दोस्तों क्या लग जाएगा √4, या एक्स बराबर 4 का वर्गमूल क्या होता है दोस्तों प्लस माइनस 2, अर्थात ये हो जाएगा प्लस माइनस 2, अर्थात दोस्तों एक्स का मान एक 2 आया और एक माइनस 2 आया। तो हमें क्या चाहिए, चाल चाहिए दोस्तों। तो चाल कभी ऋणात्मक नहीं होती, अतः चाल कितनी होगी +2 होगी। और दोस्तों यहाँ स्क्वायर इधर आता है ना तभी अंडर रूट लग जाता है, इसलिए अंडर रूट लगाया गया है। तो इसका हमने वर्गमूल ले लिया, क्या आ गया 2। और दोस्तों अंडर रूट जब हटता है तो प्लस माइनस दोनों लगता है, तो दोस्तों 2 आ गया और -2। बट धारा की चाल क्या होती है, चाल सदैव प्लस होती है, तो इसलिए चाल क्या हो जाएगी यक्स। तो आप लिख सकते हैं यहाँ दोस्तों हम लिख देते हैं, अतः धारा की चाल कितनी आ गई दोस्तों 2 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है दोस्तों, तो आशा करते हैं ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा। इस टाइप के जितने भी प्रश्न होंगे आप उसे अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। दोस्तों ये सभी प्रश्न अनसॉल्व से लिए गए हैं, और अनसॉल्व का मतलब होता है प्रीवियस ईयर पेपर। तो ये सभी प्रश्न दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इन्हें अच्छे से कर लीजिएगा और इनके कॉन्सेप्ट को भी अच्छे से समझ लीजिएगा। तो दोस्तों आप इसे नोट कर सकते हैं या इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके दोस्तों, आते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 7वें का ग क्या है दोस्तों यह प्रश्न आपके एग्जाम के लिए, आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दोस्तों इस प्रकार के प्रश्न हर साल आपके एग्जाम में 6 नंबर के पूछे जाते हैं। तो दोस्तों आप इस प्रश्न को इसके कॉन्सेप्ट के साथ समझिएगा। अगर आप एक प्रश्न अच्छे से समझ जाते हैं तो इस प्रकार के सभी प्रश्नों को आप सॉल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार के प्रश्नों में पहले हम फिगर बनाते हैं, उसके बाद हम ट्रायंगल अर्थात त्रिभुज में ले करके उसे हल करते हैं। तो क्या दिया है दोस्तों, भूमि पर स्थित बिंदु। दोस्तों इस प्रश्न को पढ़ते पढ़ते ही हम इसका फिगर बनाएंगे तो आसानी रहेगी। क्या दिया है दोस्तों, भूमि पर स्थित बिंदु x से। दोस्तों पहले भूमि की बात की गई है तो हम पहले भूमि बना लेते हैं। क्या हो गई दोस्तों, भूमि पर स्थित बिंदु x से। यहाँ पर क्या है दोस्तों, कोई बिंदु x है, x से अर्थात यहाँ से ऊर्ध्वाधर स्थित मीनार PQ। यहाँ से क्या है दोस्तों, ऊर्ध्वाधर एक मीनार स्थित है जिसका नाम क्या है दोस्तों PQ। इसका नाम क्या हो गया PQ। ऊर्ध्वाधर अर्थात ये सीधा है, के शीर्ष Q का। दोस्तों इस मीनार का शीर्ष क्या है, Q है, अर्थात ये PQ है, का उन्नयन कोण 60 अंश है। दोस्तों कह रहा है यक्ष से, अर्थात इस यक्ष से इस मीनार का जो शिखर है Q, इसका उन्नयन कोण कितना है दोस्तों 60 डिग्री है। इसको हमने लिख लिया। बिंदु x से, अब दोस्तों बिंदु x से 40 मीटर की ऊंचाई पर, दोस्तों यहाँ से 40 मीटर की ऊंचाई पर इसे क्या है, ये कितना दिया है दोस्तों 40 मीटर। 40 मीटर की ऊंचाई पर स्थित बिंदु y से, यहाँ पर क्या है दोस्तों, कोई बिंदु y है, y से शीर्ष Q जो है दोस्तों का उन्नयन कोण अर्थात इसका उन्नयन कोण। इस प्रकार दोस्तों फिगर बनेगा। यहाँ से हम क्या खींच लेते हैं, इसके समांतर रेखा खींच लेते हैं।
तो ये जो उन्नयन कोण दिया है दोस्तों कितना है, 45 डिग्री है। तो दोस्तों आप फिगर को अच्छे समझिएगा क्योंकि इसमें फिगर ही सबसे इंपॉर्टेंट होता है। फिर क्या कहा है दोस्तों, मीनार PQ की ऊंचाई, हमें मीनार PQ की ऊंचाई तथा दूरी PX ज्ञात कीजिए, तथा दूरी PX ज्ञात करना है। तो दोस्तों जो ज्ञात करना है उसे हम मान लेते हैं। तो मान लेते हैं मीनार की ऊंचाई क्या है, स्मॉल h है, तथा PX की जो दूरी है इसे स्मॉल x मान लेते हैं। ठीक है दोस्तों हमने इसे क्या मान लिया है, स्मॉल h। दोस्तों आप देख सकते हैं ए भी ऊर्ध्वाधर है अर्थात ए भी सीधा है, और ए भी ऊर्ध्वाधर है अर्थात ए भी सीधा है, और इनके बीच में क्या है दोस्तों, ये दोनों समांतर रेखाएं यानी समांतर रेखा खींची गई है, अर्थात जितनी लंबाई इसकी होगी उतनी ही लंबाई इसकी भी होगी। इसे हम मान लेते हैं दोस्तों Q है, तो यहाँ पर मान लेते हैं R। तो दोस्तों जितनी लंबाई PQ की होगी उतनी ही लंबाई RX की भी होगी। तो इसको हमने क्या मान लिया है दोस्तों, h मान लिया है। पूरा कितना है, 40। तो अगर इसे निकालेंगे दोस्तों इतने को केवल, तो पूरे में से इतने को घटा देंगे तो ये वाला बच जाएगा, अर्थात ये कितना हो जाएगा दोस्तों, पूरा है 40, इतना है h, तो हो जाएगा ये 40 माइनस h। तो दोस्तों यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या हो जाएगी, 40 माइनस h। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों ऐसे प्रश्नों में पहले हम लिख लेते हैं क्या हमने माना है। तो माना क्या है दोस्तों, PQ की ऊंचाई, PQ की ऊंचाई स्मॉल h है, तथा और क्या ज्ञात करना है दोस्तों, PX। तो इसको हमने क्या मान लिया, स्मॉल x, तथा PX बराबर स्मॉल x है, ये तो हमने मान लिया है। दोस्तों इस प्रकार के प्रश्नों को हल करते हुए जो समकोण त्रिभुज बनते हैं अर्थात जो एंगल के द्वारा त्रिभुज बनते हैं उन त्रिभुजों में हम बारी बारी से ले करके हल करते हैं। तो दोस्तों पहला त्रिभुज क्या बना, PQX। तो ले लेते हैं दोस्तों त्रिभुज PQX में, PQX में। ठीक है दोस्तों। तो आप जानते हैं क्या है, समकोण त्रिभुज है, क्योंकि यहाँ पर ऊर्ध्वाधर अर्थात सीधा कहा था। तो समकोण के सामने वाली भुजा क्या होती है, कर्ण, जबकि जो हम कोण लेते हैं उसके सामने वाली भुजा लंब होती है, और जो बच जाता है वो आधार होता है। अर्थात अगर हम इस त्रिभुज की बात करें तो लंब कौन है दोस्तों, इस कोण के सामने ये, अर्थात ये क्या है, लंब है। और दोस्तों समकोण के सामने वाला क्या हो जाएगा, कर्ण, जबकि जो लास्ट में बचता है वो क्या हो जाता है, आधार। तो दोस्तों आप देख सकते हैं हमें लंब और आधार कुछ नहीं पता है, अर्थात लंब और आधार यहाँ पर ज्ञात करना है। तो ऐसा फार्मूला लगाएंगे जिसमें लंब और आधार आ जाए। तो दोस्तों आप जानते हैं टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार, अर्थात यहाँ पर कौन सा फार्मूला लगाएंगे, टेन थीटा का। थीटा क्या होता है दोस्तों, एंगल, यहाँ पर एंगल कितना है, 60। तो इसलिए टेन कितना लिखेंगे दोस्तों, 60 बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार। लंब कितना है दोस्तों, PQ है, PQ को हमने क्या मान लिया है, h, या पहले PQ लिख लेते हैं, बटा आधार, आधार क्या है दोस्तों, PX है। अब दोस्तों 10 60 अंश का मान रख देंगे, कितना होता है, √3 बराबर PQ को हमने क्या माना है, h माना है, तो हमने यहाँ पर रख दिया h, बटा PX, PX को हमने क्या माना है दोस्तों, स्मॉल x, तो यहाँ पर रख दिया स्मॉल x। दोस्तों इसे मान लेते हैं समीकरण 1, इसे अभी ऐसे ही रहने देते हैं, इसकी अभी आवश्यकता होगी तो हम इसमें थोड़ा चेंज करेंगे। अब दोस्तों हम क्या ले लेते हैं, दूसरे त्रिभुज में जो दूसरा एंगल दिया है, इस एंगल के द्वारा जो त्रिभुज बन रहा है उसमें ले लेते हैं। तो कौन सा त्रिभुज बन रहा है दोस्तों, YRQ। तो ले लेते हैं त्रिभुज YRQ में। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर एंगल क्या है, ये वाला 45 है। और दोस्तों जो नीचे का हमने क्या माना था, PX को x, तो दोस्तों यहाँ जो PX है वही क्या होगा, RQ भी होगा, क्योंकि ये दोनों समांतर हैं और ये दोनों ऊर्ध्वाधर हैं, अर्थात इनके बीच की दूरियां क्या होंगी दोस्तों, बराबर होंगी। तो अगर ए वाला x है तो ए वाली जो दूरी होगी ये भी कितनी होगी दोस्तों, स्मॉल x होगी। तो दोस्तों यहाँ पर हमें लंब पता है, आधार नहीं पता है, तो यहाँ पर भी कौन सा फार्मूला लगाएंगे, टेन थीटा, क्योंकि हमें लंब बटा आधार चाहिए। तो टेन थीटा के स्थान पे क्या है दोस्तों, 45, तो टेन 45 बराबर क्या होगा, लंब बटा आधार। इसके लिए लंब क्या है दोस्तों, केवल इतना है, अर्थात YR। तो YR बटा आधार क्या होगा दोस्तों, RQ, तो RQ हो गया। ठीक है दोस्तों, 10 45 का मान कितना होता है, 1, तो 1 बराबर हो जाएगा YR। YR कितना है दोस्तों, 40 माइनस h,
क्योंकि पूरा 40 है और यहाँ से यहाँ तक की दूरी h है, तो ये वाली दूरी निकालेंगे तो पूरे में से इतने को घटा देंगे। तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 40 माइनस h रख देते हैं बटा आर क्यू कितना है दोस्तों, आर क्यू और पी एक्स ये दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। तो जब ए एक्स है तो ये भी क्या होगा, एक्स। ठीक है दोस्तों, एक्स का 1 में गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स से कम एक्स बराबर 40 माइनस एच, तो 40 माइनस एच। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर इसे मान लेते हैं समीकरण नंबर 2। तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ x का मान निकला हुआ है और यहाँ पर क्या है, अगर हम x के स्थान पे इतना रख देते हैं तो हम h का मान निकाल सकते हैं। तो दोस्तों लिख लेंगे x के मान को समीकरण 1 में रखने पर, x के मान को समीकरण 1 में रखने पर रख देते हैं दोस्तों। समीकरण 1 क्या है, √3 बराबर h बटा क्या है दोस्तों, x। तो x का मान कितना हमने निकाला है, 40 माइनस h। इसे हल कर लेते हैं दोस्तों। 40 माइनस h का क्या हो जाएगा, इधर गुणा, अर्थात इसका तिर्यक गुणा हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, √3 इंटू 40 माइनस h, तो 40 माइनस h बराबर क्या है दोस्तों, h। तो h हो जाएगा। √3 का 40 में गुणा करेंगे कितना होगा, 40 √3, और √3 का माइनस h में करेंगे तो √3h बराबर क्या है दोस्तों, h। तो बराबर h वाले को एक तरफ कर लेते हैं दोस्तों, तो √3h को उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस, अर्थात 40 √3 बराबर हो जाएगा, इधर क्या है दोस्तों h, तो प्लस, ये इधर आएगा क्या हो जाएगा, प्लस √3h। ठीक है दोस्तों, या आप कह सकते हैं 40 √3 बराबर हो जाएगा, दोनों में क्या कॉमन है दोस्तों, h बाहर निकालेंगे क्या बचेगा, 1 प्लस √3, या हम कह सकते हैं √3 पहले फिर प्लस 1। तो h का मान निकाल लीजिए दोस्तों, h का मान निकालेंगे √3 प्लस 1 नीचे चला आएगा, अर्थात 40 √3 बटा √3 प्लस 1। तो एक इसका मान आ गया दोस्तों h, अर्थात ऊंचाई आ गई 40 √3 बटा √3 प्लस 1। या दोस्तों यहाँ पर आप √3 का मान कितना होता है दोस्तों, 1.732, उसे रख करके इसे और भी हल कर सकते हैं। इतना भी आंसर आपका सही है। तो दोस्तों हमने h का मान निकाल लिया, अर्थात ऊंचाई जो PQ की थी उसे हमने निकाल लिया है। अभी हमें क्या चाहिए दोस्तों, PX चाहिए, अर्थात स्मॉल x, PX के बीच की दूरी। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं जो समीकरण 2 बना है, इसमें अगर हम h के स्थान पे इतना रख देंगे तो हमें x प्राप्त हो जाएगा। तो दोस्तों h का मान समीकरण 2 में रखने पर लिख देते हैं, h का मान समीकरण 2 में रखने पर। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर कर लेते हैं। तो समीकरण 2 क्या है दोस्तों, x बराबर है 40 माइनस h, अर्थात x बराबर 40 माइनस h का मान कितना है दोस्तों, रख देते हैं 40 √3 बटा √3 प्लस 1। ठीक है दोस्तों, या x बराबर क्या हो जाएगा, इसका दोस्तों क्या होगा, तिर्यक गुणा हो जाएगा, बटा 1 कर सकते हैं ना दोस्तों, भिन्न वाला सवाल। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका तिर्यक गुणा, यहाँ 40 से 40 ही रहेगा, √3 में गुणा करेंगे तो 40 √3, जबकि 40 का प्लस 1 में करेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 40 से कम 40, और माइनस है दोस्तों, माइनस से क्या हो जाएगा, 40 √3। ठीक है दोस्तों, बटा क्या है, 1 में गुणा करेंगे तो √3 प्लस 1 ही आएगा। या x बराबर हो जाएगा दोस्तों 40 √3 प्लस में है, 40 √3 माइनस में, दोनों क्या होंगे, कट जाएंगे, अर्थात बचेगा 40 बटा √3 प्लस 1। तो ये दोस्तों क्या आ गया, PX की दूरी आ गया, अर्थात स्मॉल x का मान। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर भी आप √3 का मान रख करके इसे और हल कर सकते हैं। इतना भी आंसर आपका सही है। तो दोस्तों हमें जो पूछा गया था उसे हमने निकाल लिया है। आशा करते हैं दोस्तों ये आपको समझ में आया होगा। आप इसे पॉज करके नोट कर सकते हैं या इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके दोस्तों, आते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 7वें का घ क्या है दोस्तों, क्षैतिज तल पर स्थित बिंदु O से उसी तल पर खड़े एक ऊर्ध्वाधर मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। मीनार की ओर 40 मीटर चलने पर उन्नयन कोण 60 अंश हो जाता है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। दोस्तों यह प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस प्रकार के प्रश्न हर बार आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों
इस प्रकार के प्रश्नों को हल करते हुए पहले हम फिगर बनाते हैं, उसके बाद हल करते हैं। तो दोस्तों हम इसे पढ़ने के साथ साथ इसका फिगर भी बना लेते हैं। तो इसका हल कर लेते हैं दोस्तों। क्या दिया है, क्षैतिज तल पर, क्षैतिज क्या होता है दोस्तों, यदि हम इस प्रकार की बेड़ी लाइनें खींच लेते हैं तो इसे हम कहते हैं क्षैतिज। ऊर्ध्वाधर क्या होता है, ऊर्ध्वाधर का मतलब होता है खड़ी लाइनें जो सीधी होती हैं। ठीक है दोस्तों, क्षैतिज तल पर स्थित बिंदु O से हमने बना लिया क्षैतिज तल, यहाँ पर कोई बिंदु O स्थित है, O से उसी तल पर स्थित एक ऊर्ध्वाधर मीनार। दोस्तों इसी तल पर स्थित एक ऊर्ध्वाधर मीनार है, यहाँ पर मान लेते हैं एक ऊर्ध्वाधर मीनार है के शीर्ष का उन्नयन कोण। और दोस्तों जो मीनार का शीर्ष है इससे इसका उन्नयन कोण कितना दिया गया है, 30 अंश है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर दिया है 30 अंश है। फिर क्या कहा है, मीनार की ओर 40 मीटर चलने पर। दोस्तों यदि हम मीनार की ओर 40 मीटर की दूरी पर चलते हैं, मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, 40 मीटर, और इस बिंदु को मान लेते हैं दोस्तों P है। चलने पर उन्नयन कोण 60 अंश हो जाता है। अब दोस्तों जो इसके शीर्ष से उन्नयन कोण 30 डिग्री है, यहाँ से कितना हो जाता है, 60 डिग्री हो जाता है। अर्थात यहाँ से अगर हम खींच लेते हैं उन्नयन कोण तो ये कितना हो जाता है दोस्तों, 60 डिग्री। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, हमें मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो दोस्तों जो हमें ज्ञात करना होता है उसे हम मान लेते हैं। तो मान लेते हैं मीनार की ऊंचाई कितनी है, स्मॉल h है। अब दोस्तों इसका नामकरण कर देते हैं, यहाँ पर O है, यहाँ पर P है, इसे मान लेते हैं Q है और इसे मान लेते हैं R है। ठीक है दोस्तों, तो हमें क्या याद करना है दोस्तों, ऊंचाई, और हमें क्या दिया गया है, आधार इसका दिया गया है। दोस्तों समकोण त्रिभुज में जो समकोण के सामने की भुजा होती है वो कर्ण होती है, जबकि जो कोण दिया गया होता है उसके सामने की भुजा लंब होती है, और जो बच जाता है वो अंत में क्या हो जाता है दोस्तों, आधार। और दोस्तों इसे हल करते हुए पहले हम समकोण त्रिभुज में लेते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं जो 30 डिग्री के द्वारा कोण बनाया गया है वो कौन सा त्रिभुज है, RQO। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर हमें इतनी दूरी पता नहीं है, इसे हम क्या मान लेते हैं, स्मॉल x मान लेते हैं। तो अगर हम पूरा निकालेंगे दोस्तों OQ की दूरी, तो इधर 40 है, इधर कितना है x, तो टोटल निकालेंगे तो क्या करेंगे, जोड़ देंगे, अर्थात ये हो जाएगा 40 प्लस x। तो दोस्तों हमें लंब ज्ञात करना है जबकि हमें आधार पता है, तो ऐसा फार्मूला लगाएंगे जिसमें लंब और आधार दोनों आता है, अर्थात यहाँ पर tan थीटा का फार्मूला लगाएंगे। तो दोस्तों पहले जो हमने माना है उसे हम लिख लेते हैं। तो माना मीनार की ऊंचाई कितनी है दोस्तों, स्मॉल h है, तथा इस दूरी को हमने क्या मान लिया है, PQ को हमने मान लिया है x, तथा PQ बराबर स्मॉल x है। ठीक है दोस्तों, अब हम बारी बारी से दोनों समकोण त्रिभुजों में ले लेंगे। 30 डिग्री के द्वारा कौन सा त्रिभुज बनाया गया है दोस्तों, ये बड़ा वाला समकोण त्रिभुज, जबकि 60 डिग्री के द्वारा कौन सा बनाया गया है, छोटा वाला समकोण त्रिभुज। तो हम दोनों में बारी बारी से ले लेंगे। दोस्तों आपको ऐसे त्रिभुज में लेना है कि उसमें समकोण भुजा जरूर आनी चाहिए, क्योंकि जो साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा होता है ये केवल समकोण त्रिभुज के लिए ही होता है। तो पहले हम बड़े त्रिभुज ले लेते हैं, समकोण त्रिभुज RQO में। तो लिखेंगे समकोण त्रिभुज RQO में। ठीक है दोस्तों, तो हमें लंब चाहिए जबकि हमें आधार पता है, तो tan थीटा का फार्मूला लगाएंगे। थीटा के स्थान पे क्या है दोस्तों, बड़े त्रिभुज के लिए 30 डिग्री, अर्थात tan 30 डिग्री बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार। लंब क्या है दोस्तों, RQ है, बटा आधार। आधार क्या है दोस्तों, बड़े त्रिभुज के लिए पूरा OQ है, तो हमने लिख दिया OQ। ठीक है दोस्तों, tan 30 अंश का मान कितना होता है, 1/√3 बराबर RQ को हमने क्या मान लिया है, स्मॉल h, तो RQ के स्थान पर रख देते हैं स्मॉल h। और OQ कितना आया है दोस्तों, चूंकि इतना 40 था और इतना x था, तो OQ टोटल कितना आ गया है, 40 प्लस x, तो इसके स्थान पर रख देते हैं 40 प्लस x। अब इसका क्या कर देंगे दोस्तों, तिर्यक गुणा, क्योंकि जब बराबर होता है तो तिर्यक गुणा होता है। तो इसका इधर हल कर लेते हैं दोस्तों। तो 40 प्लस x का अगर हम एक में करेंगे कितना आएगा, 40 प्लस x, क्योंकि किसी का भी अगर गुणा एक में करेंगे तो वही संख्या आती है।
√3 का यच में करेंगे कितना हो जाएगा दोस्तों, √3 यच। यहाँ से दोस्तों हम यक्स का मान निकाल लेते हैं, तो यक्स बराबर क्या हो जाएगा, 40 इधर आएगा, प्लस है तो हो जाएगा माइनस, अर्थात √3 यच माइनस 40। दोस्तों इसे हम मान लेते हैं समीकरण 1। तो हमने बड़े वाले त्रिभुज से एक समीकरण प्राप्त कर लिया है। अब छोटा वाला जो त्रिभुज है, अर्थात जो 60 डिग्री के कोण से बन रहा है त्रिभुज, उसमें ले लेंगे, अर्थात त्रिभुज RQP में। तो त्रिभुज RQP में यहाँ पर भी दोस्तों आप देख सकते हैं हमें ऊंचाई नहीं पता है, अर्थात लंब नहीं पता है, जबकि आधार को हमने x मान लिया है। तो यहाँ पर भी वही फार्मूला लगाएंगे, अर्थात tan थीटा का। थीटा के स्थान पे कितना है दोस्तों, 60 डिग्री, अर्थात tan 60 डिग्री बराबर हो जाएगा लंब बटा आधार। लंब क्या है, RQ बटा आधार। दोस्तों इस छोटे वाले त्रिभुज के लिए आधार क्या होगा, केवल PQ होगा, तो अपान हो जाएगा PQ। tan 60 कितना होता है दोस्तों, √3 बराबर RQ को हमने क्या मान लिया है, स्मॉल h, PQ को हमने क्या मान लिया दोस्तों, स्मॉल x मान लिया है। यहाँ से भी x का मान निकालेंगे तो x इधर चला आएगा, जबकि √3 नीचे चला जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा h बटा x इधर आ गया तो √3 नीचे चला आएगा, अर्थात h बटा √3। दोस्तों इसे हम मान लेते हैं समीकरण 2। तो आप देख सकते हैं समीकरण 1 में भी x बराबर है, समीकरण 2 में भी x बराबर है। तो अगर समीकरण 1 व 2 से करेंगे तो x कट जाएंगे और ये दोनों बराबर हो जाएंगे। तो लिख लेते हैं समीकरण 1 व 2 से। ठीक है दोस्तों, तो x कट जाएंगे और ये दोनों बराबर हो जाएंगे। यहाँ पर क्या है, √3 h माइनस 40 बराबर, इधर क्या है दोस्तों, h बटा √3, तो बराबर फिर से, अर्थात इसका तिर्यक गुणा हो जाएगा। तो √3 का इन दोनों में क्या होगा दोस्तों, गुणा कर लेते हैं, √3 इधर चला आएगा और इसे नोट कर लेते हैं, √3 h माइनस 40 बराबर, यहाँ पर क्या बचेगा दोस्तों, केवल h, क्योंकि √3 का हमने तिर्यक गुणा कर दिया। अब दोस्तों √3 का अगर √3 में आप गुणा करते हैं तो कितना आता है, 3, क्योंकि 3 और यहाँ पर h है तो यहाँ पर आ जाएगा h, माइनस है माइनस 40 का अगर √3 में गुणा करेंगे कितना आएगा दोस्तों, 40 √3 बराबर, इधर h है तो बराबर h। अब दोस्तों हम h वाले को एक साइड कर लेते हैं और जिसमें h नहीं है उसे एक साइड कर लेते हैं। तो यहाँ पर क्या है, 3h, इसको इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, -h बराबर 40 √3 को अगर उधर ले जाएंगे दोस्तों, क्योंकि माइनस है क्या हो जाएगा प्लस, अर्थात 40 √3। तो दोस्तों यहाँ हल कर लेते हैं, 3h में से अगर हम 1h घटाएंगे कितना h बचेगा, 2h, अर्थात 2h बराबर हो जाएगा 40 √3। तो इसे नोट कर लेते हैं, 40 √3। हमें दोस्तों h निकालना है, तो h बराबर क्या हो जाएगा, 2 नीचे चला आएगा, अर्थात 40 √3 बटा 2 से डिवाइड कर देते हैं दोस्तों, 2 दूना 4 और 0 को नोट कर लेंगे, अर्थात h बराबर आ गया 20 √3। और दोस्तों हमें किस में दिया था, मीटर में, तो h का मान क्या हो जाएगा, इतना मीटर। पूछा क्या था दोस्तों, मीनार की ऊंचाई, और मीनार की ऊंचाई को हमने क्या मान लिया था, स्मॉल h, और h का मान निकल चुका है। तो आप लिख सकते हैं, अतः मीनार की ऊंचाई 20 √3 मीटर है। तो दोस्तों इसे हम यहाँ पर लिख देते हैं, अतः मीनार की ऊंचाई 20 √3 मीटर है। ठीक है दोस्तों आशा करते हैं ये आपको समझ में आया होगा। आप इसे पॉज करके नोट कर सकते हैं या इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो दोस्तों आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो दोस्तों हम सॉल्व कर रहे थे अनसॉल्व्ड पेपर 1 कक्षा 10 के लिए, जो कि आज समाप्त होता है। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।